श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आप लोग बीएससी पार्ट फर्स्ट में बॉटनी का सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग का जो सब्जेक्ट है वो मेरे साथ पढ़ रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा है, हम लोग बात कर रहे थे आपके जो सेल ऑर्गन्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उनकी फंक्शन जो होते हैं वो आप लोगों को किस प्रकार के देखने को मिलते हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे थे। जहाँ पर आप लोगों ने देखा है कि हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे थे। आपका टॉपिक चल रहा था न्यूक्लियस। केंद्रक की हम लोग बातें कर रहे थे। तो यहाँ पर केंद्रक में आप लोगों ने देखा है कि केंद्र को आपने कहा कि केंद्रक जो होता है वो कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी होता है। और नियंत्रण केंद्र क्यों होता है, तो हम लोगों ने बातें की थी कि जो आपके हेमरलिंग है उन्होंने एसिटाबुलेरिया क्रेनुलेटा और एसिटाबुलेरिया मेडिटेरियाना जो है उस पर एक एक्सपेरिमेंटल व्यू करके देखा है। तो वहाँ पर ये नोटिस किया गया है कि केंद्रक जो होता है वो कोशिकाओं का नियंत्रण केंद्र आप लोगों को देखने को मिलता है। इसी के साथ में आप लोगों ने देखा है कि केंद्रक जो होता है वो आप लोगों को किस प्रकार की स्ट्रक्चर जो है उसको शो करता है। और इसी के साथ में आपने ये भी देखा है कि केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई थी, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। स्ट्रक्चर की आप लोग बातें करें तो आप लोगों को देखने को मिला है कि जो आपका सेल डिवीजन होता है उसकी अलग अलग फेज में आपको न्यूक्लियस जो होता है उसकी अलग अलग प्रकार की साइज आप लोगों को देखने को मिलती है। लेकिन हम लोगों ने बातें की है कि आपका जो इंटरफेज का जो न्यूक्लियस पाया जाता है, कौन सा न्यूक्लियस, इंटरफेज। अब इंटरफेज क्या है, जो आपकी सेल डिवीजन होता है तो उसके अंदर जो आप लोगों को फेज देखने को मिलती है, जिसमें आप लोग कहते हैं इंटरफेज होता है, प्रोफेज होती है, मेटाफेज होती है, एनाफेज होती है, टीलोफेज होती है। तो वहाँ पर आपका जो इंटरफेज है, इस इंटरफेज में आप लोगों ने देखा है कि जो आपका न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के कौन कौन से पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक तो आपने कहा क्या था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या इसका दूसरा नाम न्यूक्लियर इन्वॉल्व, या इसे कहा था हमने कैरियोथिका। फिर आपने कहा दूसरा कंपोनेंट न्यूक्लियर शेप, न्यूक्लियोप्लाज्म, या कैरियोलिम्फ। फिर नेक्स्ट आपने कहा और क्या पाया जाता है, क्रोमेटिन। और ये क्रोमेटिन आप लोगों ने देखा है कि दो रूपों में आप लोगों को देखने को मिली है। कौन सी, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। और नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिला है न्यूक्लियोलस। ये सारे के सारे आपको जो न्यूक्लियस के पार्ट है वो इंटरफेज का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। डायग्राम भी आप लोगों ने बनाया है, डायग्राम के अंदर भी आप लोगों ने समझा है। अब आज हम इन एक एक पार्ट्स के बारे में बातें करते हैं कि किस पार्ट में आप लोगों को क्या कुछ चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर न्यूक्लियस का आप लोगों ने डायग्राम देखा है, हमने कहा है केंद्र क्या है, किस प्रकार का कोशिकांग है, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन है। और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन को आप लोगों ने देखा है कि हम अगर सेल के कंपोनेंट्स को क्लासिफाइड करते हैं तो वहाँ पर आप लोग देखते हैं कि जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन होते हैं उनको आगे और क्लासिफाइड किया गया है। किस प्रकार से, कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है या डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। तो आपका केंद्रक जो है वो क्या है, आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन में देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पर जो है मेम्ब्रेन आपको दो देखने को मिलेगी, एक तो आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें आपकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, या हम लोग इसे क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियर इन्वॉल्व या कैरियोथिका। आप लोगों ने डायग्राम देखा है
कि मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस था और न्यूक्लियस में आपने कहा है कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होने के कारण से ये तो क्या हो गया आपका आउटर मेम्ब्रेन, ये वाला क्या हो गया इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये जो मेम्ब्रेन होती है दोनों ही, ये किस चीज़ की बनी होती है आप लोग देखेंगे किससे बना हुआ है, लिपोप्रोटीन से बनी हुई है। मेम्ब्रेन किससे बने हुए हैं, लिपोप्रोटीन के द्वारा बने हुए हैं। दूसरी बात आप लोग देखेंगे कि पर मेम्ब्रेन की जो मोटाई होती है वो आप लोगों को कितनी 75 to 90 एंगस्ट्रम थिक आप लोगों को देखने को मिलती है। यानी कि प्रत्येक मेम्ब्रेन की जो मोटाई है वो 75 से लेकर 90 एंगस्ट्रम तक मोटी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये हो गया। फिर इसके बाद में आप लोगों ने देखा है कि जो आपकी आउटर मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन पर जगह जगह पर क्या है, राइबोसोम्स जो है वो लगे हुए हैं। तो ये मेम्ब्रेन कैसा है, रफ प्रकार का मेम्ब्रेन आप लोगों को देखने को मिलता है। और साथ में ही आपने कहा है कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इसके द्वारा क्या जुड़ा हुआ है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो भी इसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वोल्व या कैरियोथिका हम लोग किसे कह रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंड आप लोगों को जो है वो देखने को मिलता है, जिसमें बाहर की मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाली मेम्ब्रेन को हम लोग इनर मेम्ब्रेन के नाम से जान रहे हैं। इसे ही कैरियोथिका भी कह रहे हैं। और कैरियोथिका के आधार पर आप लोग इसे क्या कह सकते हैं, ये तो क्या हो गया एंडो कैरियोथिका, और ये आउटर वाले को क्या कहेंगे एक्टो कैरियोथिका। तो कैरियोथिका के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। ये मेम्ब्रेन किससे बने हुए हैं, लिपोप्रोटीन से बने हुए हैं। प्रत्येक मेम्ब्रेन की मोटाई कितनी है, तो आप लोग देख रहे हैं कि ये मोटाई आप लोगों को देखने को मिल रही है। अब दूसरी बात आप लोग देखते हैं कि इसी आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर आप लोगों को दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस भी देखने को मिल रहा है और जगह जगह पर छोटे छोटे छिद्र नुमा संरचनाएं भी आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो इस स्पेस को तो हम लोग क्या कहेंगे, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस पेरी न्यूक्लियर स्पेस आप लोग देखेंगे कि ये कितना है, 10 से लेके 30 एंगस्ट्रम तक मोटा होता है, 30 माइक्रोन तक है, 10 से 30 माइक्रोन, यानी कि करीब आप लोग देखेंगे कि 100 से 130 एंगस्ट्रम के लगभग आप लोगों को पेरी न्यूक्लियर स्पेस जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। मेम्ब्रेन के ऊपर ही आप लोगों को देखने, मेम्ब्रेन के बीच में ही आप लोगों को देखने को मिल रहा है। फिर इसके बाद में आप लोग कह रहे हैं कि केंद्रक में क्या है, जगह जगह पर आपको छोटे छोटे छिद्र नुमा संरचनाएं जो हैं वो भी देखने को मिल रही है। इन छिद्र नुमा संरचनाओं को हम लोग क्या कह रहे हैं, ये है आपका न्यूक्लियर पोर। केंद्रक छिद्र न्यूक्लियर पोर, ये न्यूक्लियर पोर आप लोगों को देखने को मिलेंगे 500 से लेकर 800 एंगस्ट्रम व्यास के आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और न्यूक्लियर पोर क्या करता है, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों के बीच में आप लोगों का जो ट्रांसपोर्टेशन है, या जो आपका कहें कि एक प्रकार से इन दोनों के बीच में क्या है ट्रांसपोर्टेशन बनाए रखने का जो काम है वो किसके द्वारा किया जाएगा, न्यूक्लियर पोर के द्वारा किया जाता है। इस साइड में न्यूक्लियोप्लाज्म है और बाहर वाली साइड में क्या आपको साइटोप्लाज्म जो है वो देखने को मिलेगा। तो न्यूक्लियर पोर जो है वो भी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वोल्व या कैरियोथिका के अंदर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। एक्चुअल में हम लोग अगर न्यूक्लियर पोर की स्ट्रक्चर की बात करें कि न्यूक्लियर पोर आपको किस प्रकार का देखने को मिलेगा, तो आप लोग देखेंगे, इसको मिटाना पड़ेगा, आप लोग देखेंगे कि इस न्यूक्लियर पोर के अंदर एक तो क्या होता है आपका
सेंट्रल ग्रेन्यूल जो होता है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। और इस सेंट्रल ग्रेन्यूल से आप लोग देखेंगे कि टोटल 16 जो है आपको पेरीफेरल ग्रेन्यूल्स जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। एक्चुअली में आपका न्यूक्लियर पोर जो है वो इस तरह से आप लोगों को देखने को मिलता है, जिसमें आप लोग देखेंगे कि ये तो क्या है आपका सेंट्रल ग्रेन्यूल, और ये वाले क्या हैं आपके पेरीफेरल ग्रेन्यूल। आप लोग देखेंगे कि सेंट्रल ग्रेन्यूल कितना है, एक की संख्या में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। पेरीफेरल ग्रेन्यूल इनकी संख्या टोटल 16 होगी। आप लोगों को यहाँ पर 8 दिख रहे होंगे, 2, 4, 6 और 8 जस्ट इसके पीछे वाली साइड में होंगे, क्योंकि ये न्यूक्लियर पोर कहाँ पर है, न्यूक्लियोप्लाज्म की साइड में है और साइटोप्लाज्म की साइड में है। तो ये सारा का सारा आप लोगों को ओक्टागोनल स्टेज में आप लोगों को न्यूक्लियर पोर जो होते हैं वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। दूसरा आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इस न्यूक्लियर पोर के अंदर आपका जो सेंट्रल ग्रेन्यूल होता है उसके साथ में पेरीफेरल ग्रेन्यूल जुड़ा हुआ होता है सिंगल कनेक्शन के द्वारा। ये तो क्या है आपका सिंगल कनेक्शन, जबकि आप लोग देख रहे हैं कि 2 पेरीफेरल ग्रेन्यूल्स आपस में किसके द्वारा जुड़े हैं, डबल कनेक्शन के द्वारा। ये भी बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो ओक्टागोनल स्टेज को शो कर रहा है, सेंट्रल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, पेरीफेरल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, किस प्रकार से इनका आप लोगों को अरेंजमेंट जो है वो देखने को मिलता है। अब ये आपको न्यूक्लियस के अंदर कैसा देखने को मिलेगा, तो उसके लिए मैं एक डायग्राम के थ्रू आप लोगों को शो करवा रहा हूँ। ये तो है आप लोगों का सेंट्रल ग्रेन्यूल। ये तो क्या है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये क्या है आपका आउटर मेम्ब्रेन, ये क्या है आपका इनर मेम्ब्रेन। क्लियर है, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन ये आप जानते ही है। सेंट्रल ग्रेन्यूल है, पेरीफेरल ग्रेन्यूल है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। सिंगल कनेक्शन डबल कनेक्शन आप लोगों को बताया है। ये क्या है इस साइड में आपका साइटोप्लाज्मिक सरफेस, और इस साइड में क्या है न्यूक्लियोप्लाज्मिक सरफेस। न्यूक्लियस की तरफ क्या है न्यूक्लियोप्लाज्मिक सरफेस, ये वाला पोर्शन आ गया। फिर ये क्या है इनर मेम्ब्रेन, ये वाला पोर्शन आ गया। फिर ये क्या है आउटर मेम्ब्रेन, ये वाला पोर्शन आ गया। और इस साइड में साइटोप्लाज्म है। तो आप देख रहे हैं 2, 4 इस साइड में, 4 इसके जस्ट अपोजिट साइड में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसी तरह से 4 इस साइड में, 4 इसके अपोजिट साइड में। तो टोटल 8 और 8 कितने हो गए 16 जो है वो आप लोगों को क्या देखने को मिल रहे हैं, पेरीफेरल ग्रेन्यूल्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ओक्टागोनल स्टेज जो होती है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। और इस साइड में न्यूक्लियोप्लाज्मिक सरफेस और साइटोप्लाज्मिक सरफेस, यहाँ पर क्या होता है कुछ मटेरियल जो है वो एक्सचेंज जो है उसके थ्रू आप लोगों के पोर के थ्रू हो जाते हैं। तो ये सारा का सारा आप लोगों को किसके अंदर देखने को मिलता है, न्यूक्लियर पोर के अंदर देखने को मिलता है। और न्यूक्लियर पोर जो है वो किसका भाग है, तो आप लोगों ने देखा ये किसका भाग है, आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ही भाग है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पेरी न्यूक्लियर स्पेस भी है और न्यूक्लियर पोर जो है वो भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये सारा आप लोगों को ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट हम लोग कह रहे हैं न्यूक्लियर सेप या न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोलिम्फ। आप लोग देखेंगे कि पूरा का पूरा जो न्यूक्लियस है इसके अंदर जो है लिक्विड मटेरियल आप लोगों को देखने को मिलता है। इस लिक्विड मटेरियल में मोस्टली क्या होता है, डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है और आपका जो
फोस्फोरस है वो आप लोगों को यहाँ पर इसके अंदर देखने को मिलता है। तो ये सारा का सारा भाग आप लोगों का क्या कहलाता है, लिक्विड मटेरियल के रूप में न्यूक्लियर शेप, न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोलिम्फ के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट आप लोग कह रहे हैं कि क्रोमेटिन, तो क्रोमेटिन के अंदर क्या आप लोगों ने देखा है कि इसके अंदर क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कह रहे हैं, क्रोमेटिन है। ये एक प्रकार का क्या है, गुणसूत्र के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। अब ये क्रोमेटिन आप लोगों को दो रूपों में देखने को मिलती है, कौन सा, यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। तो यू क्रोमेटिन किसे कहेंगे और हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो आप लोग किसे कहेंगे। आप लोग देखेंगे कि जब हम क्रोमेटिन को हीमेटोजाइलिन या क्रिस्टल वोयलेट के साथ में स्टेन करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि जो डार्क स्ट्रेन के रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है उसे तो हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोक्रोमेटिन। ये डार्क एरिया है, ये वाला पार्ट क्या है आपका, हेट्रोक्रोमेटिन। और जो लाइट एरिया आ रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, यू क्रोमेटिन। क्लियर है, यू क्रोमेटिन किसे कहेंगे, हेट्रोक्रोमेटिन किसे कहेंगे। अब आप लोग देखेंगे कि इनमें से जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्रोमेटिन भाग है वो कौन सा है, यू क्रोमेटिन भाग है। यू क्रोमेटिन क्यों, क्योंकि इसके अंदर आप लोग देखेंगे कि इसके अंदर डीएनए ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, आरएनए जो होता है वो तुलनात्मक रूप से कम मात्रा में आप लोगों को देखने को मिलता है। और डीएनए ज़्यादा मात्रा में है, इसका मतलब ये जो है ज़्यादा मात्रा में आरएनए का निर्माण जो है वो निर्माण कर सकता है। तो ये क्या है, आनुवंशिक रूप से एक्टिव भाग होता है, कौन सा, यू क्रोमेटिन पार्ट। जबकि आप लोग हेट्रोक्रोमेटिन में देखेंगे कि हेट्रोक्रोमेटिन के अंदर क्या होता है आपका, हेट्रोक्रोमेटिन के अंदर आरएनए ज़्यादा होता है, डीएनए कम होता है। तो आरएनए का ज़्यादा निर्माण नहीं किया जा सकता, तो ये क्या होता है, आनुवंशिक रूप से इनएक्टिव पार्ट के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। आगे आपको और कैटेगराइजेशन देखने को मिलेगा। इस हेट्रोक्रोमेटिन को हम दो भागों के अंदर और डिवाइड कर सकते हैं। आप लोग देखेंगे कौन सा, फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन और ऑर्गेनाइजर हेट्रोक्रोमेटिन। फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन हम लोग किसे कहेंगे, आप लोग देखते हैं कि गुणसूत्र जो होता है वो पेयर के रूप में या युग्म के रूप में पाया जाता है। तो अगर हेट्रोक्रोमेटिन का पार्ट जो है वो युग्म के किसी गुणसूत्र के एक भाग में ही आप लोगों को देखने को मिल रहा है तो ऐसी हेट्रोक्रोमेटिन को हम लोग क्या कहेंगे, फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। और ये जो हेट्रोक्रोमेटिन होती है वो सेक्स क्रोमेटिन या बार बॉडी बनाने का काम करती है। तो ध्यान दें, हेट्रोक्रोमेटिन क्या होती है, दो रूपों में पाई जाती है। फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन जो होती है वो क्या है, ऑर्गेनाइजर हेट्रोक्रोमेटिन। आप लोग देखेंगे कि इस प्रकार की जो हेट्रोक्रोमेटिन होती है वो गुणसूत्र के दोनों युग्म में आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ऐसी हेट्रोक्रोमेटिन को हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइजर हेट्रोक्रोमेटिन। जो कि आप लोगों को जो गुणसूत्र की संरचना में जो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर पार्ट्स जो हैं उनके अंदर आप लोगों को मोस्टली जो है वो देखने को मिलता है, या सेंट्रोमेयर टीलोमेयर भाग जो होता है उनके अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये सारा का सारा हो गया आपका क्रोमेटिन के रिगार्डिंग, क्रोमेटिन क्या होगा, किस तरह से आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं न्यूक्लियोलस की। अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना है, न्यूक्लियोलस की अपन बात करें, इसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रिका। आप लोग देखेंगे कि केंद्रक के अंदर ही एक गोलाकार संरचना और पाई जा रही है जिसे हम लोग क्या कर रहे हैं, केंद्रिका या न्यूक्लियोलस के नाम से जानते हैं। ये जो न्यूक्लियोलस है इसकी खोज किसने की, इससे लेके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो जाता है। केंद्रक की खोज तो किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। जबकि न्यूक्लियोलस जो है इसकी खोज किसके द्वारा की गई है, तो आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को साइंटिस्ट का नाम देखने को मिलेगा, फोंटाना। फोंटाना जो है इन्होंने क्या है, इसे न्यूक्लियोलस नाम दिया है। और इसकी डिस्कवरी जो आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलेगी बोमेन के द्वारा। बोमेन या फोंटाना जो कि आपके न्यूक्लियोलस जो है उसको क्या कर रहे हैं, डिफाइन करने का काम कर रहे हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखना कि न्यूक्लियोलस की खोज जो है वो किसके द्वारा की गई है। इस न्यूक्लियोलस के अंदर आप लोगों को मोस्टली क्या देखने को मिलेगा,
ये इस प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलेगी। और एक इसके अंदर भरा हुआ है लिक्विड मटेरियल। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, एक तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ये वाला पार्ट देखने को मिल रहा है, ये देखिएगा केंद्रिका के भाग में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम लोग कह रहे हैं ग्रेन्युलर पोर्शन, ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर के रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। मोस्टली आप लोग देखेंगे कि 150 से 200 एंगस्ट्रॉम व्यास के कण होते हैं जो कि राइबोन्यूक्लियो नामक प्रोटीन के बने होते हैं और राइबोसोम को जन्म देने का काम करते हैं। तो ऐसे पोर्शन को हम लोग क्या कह रहे हैं, ग्रेन्युलर पोर्शन। फिर आप देख रहे हैं कि तंतुनुमा संरचना के रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं जिन्हें हम लोग क्या कह रहे हैं, फाइब्रिलर पोर्शन। ये आपको मोस्टली जो है 50 से 80 एंगस्ट्रॉम व्यास के आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये जो है इनका दूसरा नाम और है, इन्हें क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोनिमा, इस नाम से भी इन्हें जाना जाता है। फिर आप लोग देख रहे हैं कि इसके अंदर कुछ मैट्रिक्स और भी आप लोगों को देखने को मिलता है, लिक्विड मटेरियल आप लोगों को देखने को मिलता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एमोर्फस मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो तीन चीज़ें हो गई, ग्रेनुलर पोर्शन, फाइब्रिलर पोर्शन, एमोर्फस मैट्रिक्स। फिर आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा क्रोमेटिन से कवर है, और क्रोमेटिन से कवर है तो इस चीज़ को हम लोग क्या कह रहे हैं, आप लोग देखेंगे पेरी न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन, यानी कि न्यूक्लियोलस जो है पूरा का पूरा क्रोमेटिन से घिरा हुआ है। तो बाहरी जो क्रोमेटिन है वो क्या है, पेरी न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन, और अंदर का जो आपको क्रोमेटिन का भाग देखने को मिल रहा है उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटर न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन। कुछ क्रोमेटिन अंदर के भाग में आप लोगों को देखने को मिल रही है तो वो इंटर न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन के नाम से जानी जाती है। तो ये सारा का सारा पोर्शन आप लोगों को न्यूक्लियोलस जो होता है उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये यहाँ तक आपका न्यूक्लियस की जो स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में कंप्लीट हो जाता है। अब छोटा सा आप लोग देखेंगे कि इसके फंक्शन क्या होते हैं, केंद्रक जो है वो मुख्यतया आपका क्या काम करता है। तो आपने देखा कि कोशिका का जो विभाजन होता है, कोशिका विभाजन वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, केंद्रक के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसी तरह से आपने जाना है कि केंद्र क्या है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र है, वो भी आप लोगों को बताया गया है। साथ ही आप लोग देखेंगे कि केंद्र के अंदर क्या पाया जाता है, आपका जेनेटिक मटेरियल आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये हेरिडिटी जो होती है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करता है। साथ ही आप लोग देखेंगे कि इसके अंदर डीएनए है या इसके अंदर जेनेटिक कोड जो है वो पाए जाते हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है उसमें भी ये हेल्पफुल रोल प्ले करता है, या ट्रांसक्रिप्शन जो होता है उसमें भी हेल्पफुल जो रोल है वो प्ले करने का काम करता है। और इसी के साथ में डीएनए से डीएनए का बनना, जिसको हम लोग कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, या डीएनए से एमआरएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन, वो सारे के सारे काम किसके द्वारा किए जाते हैं, केंद्रक के द्वारा किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपके इस टॉपिक के अंदर आपका जो केंद्रक है उससे रिलेटेड आप लोगों को उसकी डिस्कवरी, उसकी स्ट्रक्चर कैसी देखने को मिलेगी, वो सारा का सारा उसके फंक्शन आप लोगों को किस तरह से देखने को मिलेंगे, वो सारा का सारा कवर हो जाता है। और आई थिंक आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब आगे जो है अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।